वेलकम टू एआर एजुकेशन गाइज। और हम कर रहे हैं जियोग्राफी एनसीईआरटी के थ्रू। ठीक है, और इसमें हमने चैप्टर 2 तक पढ़ लिया था। अब आज जो शुरू होगा वो होगा चैप्टर 3। ठीक है, तो चलिए बिना किसी लाग लपेट के शुरू करते हैं। तो देखो इसमें क्या है, पृथ्वी की गतियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां होती हैं। कौन कौन सी? पहले तो होती है घूर्णन और दूसरी होती है परिक्रमण। घूर्णन का मतलब मैंने उस दिन बता ही दिया था कि पृथ्वी जब अपनी एक्सिस पे घूम रही होती है उसको घूर्णन बोला जाता है। और जब पृथ्वी, यह है सूर्य, सूर्य के चारों तरफ ऐसे दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में जब परिक्रमा करती है तो उसको बोलते हैं परिक्रमण। ठीक है, यही चीजें मैंने यहां एक सिनॉप्सिस फॉर्म में लिख दी हैं। ये देखिए, तो पृथ्वी की दो प्रकार की गति कौन कौन सी है? घूर्णन और परिक्रमण। अच्छा, अब पृथ्वी क्या है, ऐसे करके चक्कर लगा रही है, अपनी कक्षा में घूम रही है। तो ये क्या है? पृथ्वी का कक्षीय समतल कहलाता है। इस कक्षीय समतल में जो, अब मैंने उस दिन ये भी बताया था कि जो पृथ्वी है वो ऐसे ऐसे घूम रही है। देखो ऐसे ऐसे, ठीक है, इस वाले एक्सिस पे, एक्सिस ऐसे नहीं है। तो ये जो पृथ्वी का कक्ष के समतल जो है, इसके साथ जो एक्सिस कितने का कोण बना रहा होता है? 66.5। ठीक है, यही चीज यहां पे लिखी हुई भी है। अब बात करते हैं प्रदीप्त वृत्त के बारे में कि प्रदीप्त वृत्त क्या होता है। तो पृथ्वी के प्रदीप्त वृत्त को समझने के लिए ये लो अर्थ, ठीक है, और ये आपका सन है इधर। तो जब इधर से जो प्रकाश आएगा वो पृथ्वी के केवल इस वाले हिस्से पर पड़ेगा। अब जो हिस्सा पृथ्वी के प्रकाश वाले भाग में होगा, यहां तो दिन होगा और इधर वाले हिस्से में रात होगी। तो जो एक व्रत, ये उधर भी, उधर की साइड भी होगा ना, तो जो एक व्रत पृथ्वी पर दिन और रात को विभाजित करता है उसी को क्या बोलते हैं? प्रदीप्त व्रत बोलते हैं। घूर्णन काल, घूर्णन, सॉरी, तो घूर्णन जो होता है उस, वो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है। और उसी में घूर्णन काल, घूर्णन काल जो मतलब कि एक घूर्णन पूरा करने में जो समय लेती है पृथ्वी जो है वेस्ट से ईस्ट की साइड रोटेट करती है। ये हमेशा याद रखना, कभी भी पूछा जाए तो एक जो चक्कर पूरा करती है, मतलब एक जो घूर्णन पूरा करती है, उसी को क्या बोलते हैं? दिन कहा जाता है। और इस दिन में दिन और रात दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, अगर पृथ्वी ऐसे चक्कर, सॉरी, ये घूर्णन ना करे तो क्या होगा? तो ये होगा कि इधर वाले हिस्से पर हमेशा दिन रहेगा और इधर वाले हिस्से पर हमेशा रात रहेगी। अच्छा, आपने शायद एक कोई सीरीज है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसमें भी ऐसा ही होता है कि वो प्लेनेट मूव नहीं कर रहा होता है। तो जिस साइड दिन रहेगा उधर की साइड तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, तो भी लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। और जिधर की साइड अंधेरा होगा उस साइड क्या होगा? बहुत ज़्यादा ठंड होगी, तो उधर भी लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। मे बी कि जो जहाँ पे ये इनका संक्रमण क्षेत्र होगा वहाँ शायद जीवन संभव हो सके। तो अगर ना घूर्णन करे तो कहीं दिन रहेगा और कहीं हमेशा हमेशा के लिए रात। अब आते हैं परिक्रमण पर। परिक्रमण क्या होता है, जो कि मैंने अभी बता ही दिया। तो पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर गति करती है उसको परिक्रमण कहते हैं। और एक कितने टाइम में करती है? 365 से 1/4 दिन, यानी कि 365 दिन और 6 घंटे में। ठीक है, और इन्हीं 6 घंटों को मिलाकर 4 साल में एक दिन बनता है, जिसको 29 दिन की फरवरी बना दिया जाता है लीप ईयर में। ठीक है, यह हो गया परिक्रमण। अब बात करते हैं इस परिक्रमण के कारण मौसम में होने वाले बदलावों के बारे में। ठीक है, तो उसके लिए मैं पहले एक डायग्राम बना लेता हूं। वो डायग्राम अगर आप समझ गए तो आप मौसम को हमेशा हमेशा के लिए समझ जाएंगे।
देखो ये है आपकी पृथ्वी और ये ऐसे करके मूव कर रही है, सॉरी घूर्णन कर रही है। अब ये और ये देखो, ये रहा आपका सन, सन बनाते हैं, ठीक है। और ये आपकी पृथ्वी चक्कर लगाते लगाते पहुंची यहां, उसके बाद पृथ्वी पहुंचती है आपकी यहां और उसके बाद यहां, ठीक है। वो साइज पे मत जाना, इधर उधर हो गया है, पृथ्वी का साइज सेम ही रहता है, ठीक है, कॉमन सेंस। अब ये देखो, ये मैंने बताया था उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। तो जब अब ये प्रदीप्त वृत्त हमेशा ऐसे ही डिफाइन रहेगा। अब ये इधर की साइड तो पूरा वैसे रहेगा, इधर इस वाले हिस्से पे रहेगा, वो मैं बताऊंगा, वो पहले इसे समझते हैं। तो ये स्थिति पृथ्वी की होती है 21 जून, ठीक है, जब ये आपकी होती है कर्क रेखा। मैंने बताया था ना कि मैक्सिमम कहां तक जा सकती हैं, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा तक। अब इस कर्क रेखा पर जब सीधी किरणें पड़ती हैं तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है उत्तरी अयनांत। और यह कब होता है, 21 जून को, जब कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और ये उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की ओर झुका रहता है इस समय पे। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे गर्मी पड़ेगी इस समय पे, ठीक है। और इसी समय उत्तरी ध्रुव पर क्या होगा, 6 महीने का दिन रहेगा। वो मैं बताऊंगा कि कैसे 6 महीने, क्योंकि 3 महीने का टाइम ये लेगा और फिर 3 महीने यहां तक पहुंचते पहुंचते ऐसे यहां तक पूरा 6 महीने का दिन रहता है। अब देखो, अब यहां से ये पृथ्वी मूव करना शुरू होगी इधर की साइड। तो जब इस वाली कंडीशन में आएगी और इस वाली कंडीशन में आएगी, इनको बाद में पढ़ेंगे, हम बात करते हैं पहले इस वाली के बारे में। जब इसके अपोजिट होगी, मतलब इस वाली स्थिति के अपोजिट इस वाली स्थिति में होगी, तो अब क्या होगा, अब दक्षिणी ध्रुव का वाला हिस्सा, मतलब दक्षिणी गोलार्ध पृथ्वी की साइड झुका होगा। और यह स्थिति कब होती है, 22 दिसंबर को। तो 22 दिसंबर को जब ये स्थिति होगी तो कर्क रेखा की बजाय मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी और यहां से ये मैक्सिमम वो लिमिट होती है जो दक्षिणी गोलार्ध में जहां तक सूर्य की किरणें सीधी पहुंचती हैं। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध का ज्यादा भाग इस समय ऊष्मा को ग्रहण कर रहा होता है। ये देखो ना, इधर ऐसे ऐसे इसको आप डिवाइड कर लो तो हमेशा ये तो ऐसे ही घूम रही है, ये ऐसा नहीं होगा कि ये वाला पार्ट इधर आ जाए। तो और इस समय क्या होगा, यहां पे होगा 6 माह का दिन, ठीक है। अब ये ऋतुएं आप जैसे जैसे इनकी स्थिति है, जैसे जैसे सूर्य की किरणों की स्थिति है, किस रेखा पर सीधी पड़ रही हैं, वो ऋतुएं आप अपने हिसाब से खुद से प्रयास कीजिएगा समझने का। अब देखो, कर्क रेखा पर सीधी पड़ेगी तो यहां उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु रहेगी, यहां कैसी रहेगी, उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु रहेगी, सॉरी शीत ऋतु रहेगी, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, अब जब इधर की साइड जाती है ये दोनों स्थितियां, ये वाली और ये वाली, ये जो दोनों स्थितियां रहती हैं, इनमें क्या होगा, इस समय ना तो कर्क रेखा पर और ना ही मकर रेखा पर, दोनों पर नहीं सीधी पड़ती हैं सूर्य की किरणें, इस समय पड़ती हैं विषुवत वृत्त पर, ठीक है, विषुवत वृत्त पर यानी कि विषुवत रेखा पर। तो इन दोनों स्थितियों को क्या बोला जाता है, विषुव। इसे क्या बोलते हैं, उत्तरी अयनांत, इसे बोलते हैं दक्षिणी अयनांत, और इन दोनों स्थितियों को बोला जाता है विषुव। देखो, विषुव होता है ना, सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं, और ये कब होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को, ठीक है। तो आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। विषुव के समय कौन कौन सी ऋतुएं रहेंगी, जब यहां से ग्रीष्म ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है,
ग्रीष्म ऋतु के बाद आती है ना शरद ऋतु, तो शरद ऋतु कब रहेगी, कहां पे रहेगी? शरद ऋतु रहेगी उत्तरी गोलार्ध में। और जब यहां पहुंच जाएगी तो उत्तरी गोलार्ध में कौन सी रहेगी? शीत ऋतु। किसी एक गोलार्ध को पकड़ लीजिए, उसके बाद अपोजिट कर दीजिएगा दक्षिणी गोलार्ध के लिए, मतलब उल्ट दूसरे गोलार्ध के लिए, ठीक है। अब शीत ऋतु के बाद जब इधर चलेंगे तो कौन सी आएगी? वसंत ऋतु, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में यहां कौन सी रहेगी? वसंत ऋतु। यहां कौन सी रहेगी? दक्षिण गोलार्ध में कौन सी रहेगी? शरद ऋतु, ठीक है। तो इस तरह आप ऋतुओं को देख सकते हैं। तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही था। बाकी अगर आपको मेरा प्रयास सही लग रहा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4।